नमस्कार। आज हम एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई राजनीतिक दल जब जमीन खो देता है तो वापसी का रास्ता कैसे तैयार होता है। ये कहानी है सोहयोंग की। मेघालय की इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच सोहयोंग में एक ऐसी सियासी तस्वीर उभरी है जो सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। इसमें हम सबके लिए कुछ जरूरी सबक छिपे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.48%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल का केंद्र है। 2023 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सोहयोंग में इतने ही वोट मिले, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही उठता है कि जब कोई राजनीतिक ताकत इस तरह लगभग बिखर जाती है तो वो खुद को दोबारा कैसे खड़ा करती है? क्या वापसी मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम सख्त और ठंडे आंकड़ों का सामना करेंगे, फिर इतिहास में झांक कर देखेंगे, इसके बाद इस गिरावट की वजहों को परत दर परत समझेंगे, फिर सुनेंगे कि जनता असल में क्या कह रही थी, और आखिर में वापसी के एक मुमकिन रास्ते पर बात करेंगे। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, ठंडे आंकड़े, यानी 2023 के चुनाव की वो हकीकत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो देखिए कहानी क्या है। मैदान में दो मुख्य खिलाड़ी थे, यूडीपी और एनपीपी, जिन्हें लगभग 52% और 41% वोट मिले। मतलब मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच था, और कांग्रेस महज 5.5% पर सिमट गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये मुकाबले से लगभग बाहर हो जाना था। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ऐसा नहीं था कि लोगों ने वोट नहीं दिया, मतदान 92% से भी ज्यादा था। इसका मतलब साफ है, लोग बदलाव चाहते थे, वो वोट देने के लिए निकले थे, लेकिन कांग्रेस से उनका कोई जुड़ाव ही महसूस नहीं हुआ। ये एक बुनियादी डिस्कनेक्ट था। तो सवाल ये है कि क्या ये सब रातों रात हो गया, या इसकी कहानी बहुत पहले से लिखी जा रही थी? चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और अतीत की गूंज सुनते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 2003 और 2013 में कांग्रेस 50% से ज्यादा वोट लेकर आराम से जीत रही थी, लेकिन 2018 में एक बड़ी गिरावट आई और पार्टी हार गई, और 2023 में तो ये पूरी तरह से ढह गई। ये पैटर्न दिखाता है कि समस्या काफी समय से पनप रही थी। तो सबक क्या है? साफ है कि एक मजबूत जमीन भी अगर लगातार नजरअंदाज की जाए तो वो खिसक जाती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने आधार को हल्के में लेना खतरनाक होता है। यहीं पर एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद का महत्व सामने आता है, जहां आप लोगों की गरिमा का सम्मान करते हैं और उनकी आवाज सुनते हैं, न कि उन्हें बस एक वोट बैंक समझते हैं। तो अब जब हमने ये देख लिया कि क्या हुआ, अब सवाल है कि क्यों हुआ। चलिए इस गिरावट की वजहों का विश्लेषण करते हैं कि सिस्टम में खराबी कहाँ थी। देखिए, किसी भी राजनीतिक गिरावट की दो वजहें होती हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी। पार्टी के अंदर स्थानीय लीडरशिप कमजोर थी, कैडर जमीन पर सक्रिय नहीं था, और लोगों को जोड़ने के लिए कोई मजबूत कहानी नहीं थी। और बाहर यूडीपी और एनपीपी का मजबूत विपक्ष था, और वोटरों का भरोसा लगातार टूट रहा था। अगर पार्टी की ताकत को 4 पैमानों पर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। चुनावी लड़ाई, संगठन की मजबूती और लोगों से जुड़ने की कहानी, तीनों ही मोर्चों पर पार्टी बेहद कमजोर थी। हाँ, संसाधन थे, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करने की कोई रणनीति ही नहीं थी। और फिर आता है शायद सबसे अहम फैक्टर, उम्मीदवार का चुनाव। जो उम्मीदवार मैदान में था वो एक लो प्रोफाइल बाहरी व्यक्ति की तरह देखा गया। न तो उनकी कोई खास पहचान थी, न ही जमीन पर कोई नेटवर्क। राजनीति में गलत उम्मीदवार का चुनाव अक्सर आधी लड़ाई हार जाने जैसा होता है। अच्छा, अब पार्टी की अंदरूनी बातों और रणनीतियों से निकलकर वहां चलते हैं जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी जनता के बीच। आखिर वोटर क्या कह रहे थे, उनका हिसाब किताब क्या था? लोगों की शिकायतें देखिए, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतें थीं। खराब सड़कें, पानी और बिजली की कमी, युवाओं के लिए बेरोजगारी और मनरेगा जैसी योजनाओं में देरी। जब पार्टी इन बुनियादी मुद्दों पर लोगों की आवाज नहीं बन पाई तो उसे एक बाहरी और दिल्ली की पार्टी के तौर पर देखा जाने लगा। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों तक गए। अब बात करते हैं समाधान की।
अगर वापसी करनी है तो उसका एक ठोस डेटा पर आधारित खाका क्या हो सकता है? किसी भी वापसी के लिए एक ठोस प्लान चाहिए। यहाँ एक D90 यानी 90 दिनों की काउंटडाउन स्ट्रैटेजी है। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों को सुनने और स्थानीय नेताओं को जोड़ने के लिए। अगले 30 दिन उन्हीं मुद्दों पर अभियान चलाने के लिए जो लोगों के लिए सबसे अहम है। और आखिरी 30 दिन घर घर जाकर वोट के लिए अपील करने में। इस पूरी रणनीति की नींव 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, उम्मीदवार की छवि को बदलना, उसे गांव के मुद्दों का चैंपियन बनाना। दूसरा, सत्ता के खिलाफ वोटों को बिखरने से रोकने के लिए सही गठबंधन बनाना। और तीसरा, शिक्षकों और बुजुर्गों जैसे सम्मानित लोगों के साथ जमीनी संगठन को दोबारा खड़ा करना। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव जीतना और रणनीति बनाना ही काफी है? आखिर सत्ता का असली मकसद क्या है? यहाँ हम सिर्फ आंकड़ों से आगे की बात करेंगे। ये उस भरोसे की बात है जो एक नेता और जनता के बीच होता है। भारत के DPDP कानून के तहत जैसे व्यक्तिगत डेटा के लिए सहमति जरूरी है, वैसे ही राजनीति में भी जनता की सहमति और भरोसा हर कदम पर जरूरी है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति से परे कोई भी पार्टी एक एक गांव जाकर एक एक इंसान से जुड़कर विश्वास का वो बुनियादी रिश्ता दोबारा कैसे बना सकती है। शायद यही राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मकसद है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।